अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज मेज़ान का 2025 कैसा रहेगा, इस वीडियो में सारी डिस्कशन करेंगे और पूरे साल की प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा। आसान अल्फाज में छोटी सी वीडियो देख लेंगे, पूरी देख लेंगे तो मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाएगी आपको और अपने मामलात को, ज़िंदगी को, प्लानिंग को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और ये साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल सारे जो बड़े स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जिसमें ज़ोहल, मुश्तरी, राहु, केतु अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अपना ट्रांजिट चेंज कर रहे हैं, अपने घर तब्दील कर रहे हैं और उनकी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा आपको, ग्रहणों की डेटें बताऊंगा और मूवमेंट से क्या इफेक्ट आएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपको ज़ायचे पर असरअंदाज होते हैं और उनके एक्सिस में, उनके दरमियान में जो प्लैनेट्स आते हैं वो उनके या उनके करीब तरीन जो प्लैनेट्स हैं या जिन पे एस्पेक्ट्स पड़े हैं आपके पैदाइशी ज़ायचे में, तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे आपके ज़ायचे। प्लस आपके ज़ायचे में उन स्लो मूविंग प्लैनेट्स की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है। तो ये साल आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपकी ज़िंदगी को 180 डिग्री शिफ्ट कर देगा। अब सवाल ये है कि इसको समझना ज़रूरी है। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ करके समझाऊंगा और उसको डेटों को नोट कर लें, छोटे से नोटपैड पे नोट कर लें। इन डेटों के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी स्विचिंग तब्दीलियाँ आएंगी। 15-20 दिन पहले या 15-20 दिन बाद ही काफ़ी आपकी ज़िंदगी में स्विच लेके आएंगे तब्दीलियाँ। और छोटे प्लैनेट्स भी असरअंदाज होते हैं, जैसे मरकरी हो गया, आपका मून हो गया और दूसरे प्लैनेट वो भी, वीनस, वो भी अपनी इनके साइकिल छोटे हैं, वो भी इफेक्ट डालते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आते हैं, कुछ स्लो मूविंग प्लैनेट्स आते हैं और उसी से नया साल का ज़ायचा ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में बताऊंगा। इन डेटों को नोट कर लें ताकि साल की प्लानिंग करने में आसानी हो। और इस साल की सबसे बड़ी जो तब्दीली आ रही है, जुपिटर की तब्दीली आ रही है। जुपिटर जो है जेमिनी में शिफ्ट हो रहा है 14 मई से, बहुत बड़ी तब्दीली है। और क्योंकि देखें, जुपिटर ऐसा सितारा है जो कि आपकी ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, किसी चीज़ को फैलाव कर देता है। अच्छा या बुरा तो बात की बात है, लेकिन मोस्टली इसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे गए हैं। और ये गुरु सितारा है और उस्ताद जो है अपने तालिब इल्मों के बारे में हमेशा अच्छी सोच ही रखता है। और बुरा तालिब इल्म भी होगा तो कोशिश करेगी कि अच्छे उस्ताद की कोशिश होगी कि मेरे से कुछ ले जाए, कुछ सीख जाए। और अगर उसको सज़ा भी देनी होगी तो उसको हल्की तरीके से समझा के, डांट डपट करके भेज देगा। मानिस्बत आपके जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा सख्त सज़ाएँ देते हैं। जैसे सैटर्न की सज़ा बड़ी सख्त होती है, राहु केतु की सज़ाएँ बड़ी सख्त होती हैं, इनकी बड़ी लंबी लंबी दशाएँ होती हैं, दशा होती है और उसमें गलत फैसले हो जाए तो सारी ज़िंदगी भुगतने पड़ते हैं आपको और उसमें रिवर्सल का चांस नहीं होता आपके। ठीक है, तो पैदाइशी ज़ायचे की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। पैदाइशी ज़ायचे को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उसी के बेस पे आपकी ट्रांजिट का इफेक्ट आता है। तो जुपिटर जो है आज 14 मई को शिफ्ट होगा जेमिनी में। जुपिटर उसके बाद दोबारा शिफ्ट होगा कैंसर में 18 अक्टूबर को, कुछ देर के लिए आएगा। यहाँ पे इसको शर्फी बुर्ज भी इसका, प्लस जुपिटर यहाँ पे उसको दशा बल भी होता है, डायरेक्शन डिफरेंस भी मिलती है। जुपिटर जेमिनी में 5 दिसंबर को आएगा और दोबारा रिवर्स होगा, यानी इस जुपिटर का साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह इस साल जो राहु केतु जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। राहु एक्वेरियस में आ रहा है, केतु जो है लियो में आ रहा है 29-30 मई को ये शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा, ये जो मून नोड्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके माइंड पे, आपकी साइकोलॉजी पे, आपके इमोशंस पे और आपकी इंटरनल एरा पे जो बड़ा इफेक्ट डालते हैं। अगर ये आपको ज़ायचे में नेगेटिव बैठे हों तो आपको सांप सीढ़ी वाला खेल लेके आते हैं आपकी ज़िंदगी में। यानी आप ऊपर जाते हैं और सांप डसता फिर नीचे डसते हैं, यानी 99 पे जाके आप आउट हो सकते हैं। आपने बहुत से प्लेयर को देखा होगा कि जिनकी सेंचुरी मुकम्मल नहीं होती और बड़ी मुश्किल से वो एक रन मुकम्मल करना मुश्किल होता है। ये सबसे इजी एग्जांपल है राहु केतु को समझने के लिए कि उस प्लेयर ने 1 से लेके 99 तक सारी गेंदें खेली और 90 ने स्कोर किया। एक स्कोर रह गया और वो 99 पे आउट हो गया। यानी 90, ये ज़िंदगी है जहाँ पे अरूज पे पहुँच के राहु केतु जो है उसको किसी को नीचे गिरा सकते हैं। उसकी एनर्जी ऐसी है। खुसूसन जो है राहु का सांप का मूड को रिप्रेजेंट करता है और केतु दुम को। तो सांप, आपको पता है सांप के थोड़ा सा एक ड्रॉप ही जहर का चला जाए तो आप सांप की डेथ हो जाती है। तो इसी तरह जो है जब तरक्की पे पहुंच के अगर आप सांप सीढ़ी का खेल जानते हो तो सीढ़ी पे चढ़ के आखिरी मौके पर सांप खड़ा है और आपको डस लेगा तो आप सीढ़ी से नीचे गिर जाएंगे। तो सीढ़ी भी राहु को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज़ें समझ लेनी है कि आपके ज़ायचे में राहु केतु की एनर्जी बहुत इफेक्टिव है, मून नोड्स की एनर्जी बहुत इफेक्टिव है। और सैटर्न जो है वो सैटर्न भी मूव कर रहा है, आगे मूव और पाइसेस में जा रहा है 30 मार्च को।
बड़ा इंपॉर्टेंट सब्ली है। कर्मा का सितारा, उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे पोज़िटिव में, उसकी सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्रहण, साल के 4 ग्रहण लगेंगे। उसमें 13-14 मार्च को आपका सबसे पहले कमरी ग्रहण है, फिर शमसी ग्रहण 29 मार्च को, और फिर कमरी ग्रहण 7-8 सितंबर को, और फिर शमसी ग्रहण जो है आपका 21 सितंबर को। तो ये ग्रहण की डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेटों को नोट कर लें और ये साल की ट्रांजिट की डेटें, बस छोटे तारों की ट्रांजिट की डेटें मद्देनजर रखनी चाहिए, लेकिन स्लो मूविंग प्लैनेट की डेटों को बहुत मद्देनजर रखना चाहिए। और जब ये स्लो मूविंग प्लैनेट आपके ज़ाइचे में एक घर से दूसरे घर को शिफ्ट करते हैं, तो उससे 15-20 दिन पहले आपको उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव पर्सन ज़ाइचे में उसका इफेक्ट आता है। अब हमने ये देखना है कि ट्रांजिट जो बड़े सितारों की ट्रांजिट हो रही है, आपके कौन से घरों में हो रही है और उनका क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले जो हम इसको देखेंगे जुपिटर को। जुपिटर आपका ट्रांजिट हो रहा है आपका 9वें घर में, ठीक है, और पहले 8वें घर में था, अब 9वें और 10वें घर की तरह इसकी मूवमेंट चलेगी। 9वें घर में 14 मई को शिफ्ट होगा। 9वां घर किस चीज़ का, ग्रोथ एक्सपेंशन का है। आपका 9वां घर किस चीज़ का है, 10वां घर और 9वां घर। 10वां घर तो आपके कैरियर बिजनेस का और आपके ग्रोथ एक्सपेंशन से रिलेटेड है। 9वां घर आपको सफ़र का, रूहानी मामलात का और आपके कानूनी मामलात का, प्लस आप बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन, ये सारे मामले तय करना चाहते हैं, अच्छे उस्तादों से पढ़ना चाहते हैं, आला तलीम के लिए जाना चाहते हैं, और अपने रूहानी सफ़र के लिए जाना चाहते हैं, रूहानी बलीदगी हासिल करना चाहते हैं, पाकीज़गी हासिल करना चाहते हैं, मज़हब के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, अपने मजहबी वैल्यूज़ को समझना चाहते हैं, मजहबी फ़लसफ़े को समझना चाहते हैं, उसकी गहराई में जाना चाहते हैं। ये टाइम बड़ा अच्छा इसके लिए चीज़ है। और ऐसा कोई उस्ताद मिल सकता है, रहबर मिल सकता है, जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकता है, आपके मसाइल को नज़रियाती सोच में तब्दीली ला सकता है। तो ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में, जहाँ पे आप इल्मी दस्तरस को बढ़ा के और अपनी इल्मी नॉलेज को बढ़ा के ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं। तो 9वें के सामने जो तीसरा घर भी होता है, वो भी मीडिया कम्युनिकेशन का होता है, बोलचाल का घर होता है इस तरह से। यानी उसमें कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कालपुरुष के मुताबिक जो है ये जमनई का घर चीज़ है। तो यहाँ पे भी ये आपको इफेक्ट मिलेगा इसका जुपिटर का। इसमें जुपिटर की 5वीं 7वीं नज़र जो होती है उन घरों पे पड़ेगी, तो आपको इस लिहाज से भी उन घरों की भी एक्टिवेशन होगी, और प्लस जो है वहाँ पे भी उन घरों से भी आपको हासिलात हासिल होंगे। उसके बाद जो है आपका दूसरा जो प्लेनेट है, सो सबसे इम्पोर्टेंट जो है राहु केतु की एनर्जी। राहु केतु जो है आपकी क्या है बेसिकली कि साया ग्रह है। आपको पता है जब साया सड़क पे चलते हैं तो आपके पीछे साया आ रहा होता है शीशे से, ठीक है। अच्छा, अब साया जो है उसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। आप अपने साये को पीछे छोड़ नहीं सकते। जिस तरह मूव कर रहे हैं उसी तरह आपका साया भी मूव कर रहा है। ये नहीं, इसका मतलब है कि साया हर वक्त आपके साथ कनेक्टेड है, और जो आपके अंदर थॉट्स, प्लानिंग, सोच चल रही है अच्छी या बुरी, उसी के लिहाज से उस इंटेंशन को मूव करता है, उसको फील करता है। ख़ुसूसी के तौर पर जो केतु है, केतु को जो साया ग्रह है बेसिकली वो आपकी, उसकी तो आंखें नहीं है, अपना ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, ये निचला हिस्सा बॉडी का धड़ है। तो धड़ को महसूसात, एहसासात से ही चीज़ों को समझ सकता है, और जो सर है वो देख सकता है, उसकी आंखें होती हैं, लेकिन जो धड़ है उसको इंटेंशन से, वाइब से, वाइब्रेशन से, फीलिंग से महसूस करता है कि क्या एक्ट करना है। तो अगर आपके ज़ाइचे में केतु, राहु केतु पोजीशन अच्छी है तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा होगा। आप इन सालों में ग्रोथ एक्सपेंशन कर सकेंगे, रूहानियत और बलीदगी हासिल कर सकेंगे। अब जो केतु जो शिफ्ट हो रहा है आपका, केतु और राहु का जो एक्सिस बन रहा है, जो आपका केतु आपके 11वें घर में आ रहा है और राहु आपके 5वें घर में आ रहा है। तो 5वें घर में राहु किस चीज़ को एक्सपेंड करेगा, आपका क्रिएटिविटी को, सलाहियतों को, शऊर को, विज़डम को आपको उजागर करेगा सिलसिला, और आप में एक नई इंट्यूशन, एक नई तख्लीकी सलाहियतें पैदा करेगा, जिसकी ज़िंदगी में आप ग्रो कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। प्लस जो है आपका केतु जो है आपके 11वें घर में बैठ के आपको जो है ऐसे सर्कल में ला सकता है जिसका तल्लुक आपके स्पिरिचुअलिटी के साथ हो, रूहानियत के साथ हो, इल्म मख़फ़ी के लोगों से तल्लुक रख सकता है ये चीज़ें। और प्लस यहाँ पे ये चीज़ों में अगर केतु की एनर्जी डी ट्रैक हो तो ये आपको मिसगाइड भी कर सकता है और गलत सोसाइटी इन चीज़ों की तरफ भी मूव करा सकता है। डिपेंड करता है पर्सनल ज़ाइचे में आपकी ज़ाइचे की राहु केतु की पोजीशन क्या है आपकी।
इसी तरह अगला जो प्लैनेट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपको ज़्यादा असरअंदाज होगा राहु और जो केतु के बाद वो सैटर्न। सैटर्न आपके जो शिफ्ट हो जाएगा आपके छठे घर में। छठे घर में ज़ोहर की पोजीशन अच्छी समझी जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात घरों के लिहाज से भी जो है मैलेफिक इफ़ेक्ट भी देता है यहाँ पे। उसमें हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कॉम्पिटिटर के साथ मुकाबलाबाज़ी हो सकती है, मुखालफिन बढ़ सकते हैं चीज़ें, और बैंक से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं चीज़ें। इन चीज़ों में आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बैंक से क्रेडिट वगैरह आपको लोन लेते हैं, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है तो आप उतना ही लें जितना उसको बाद में रिटर्न कर सकते हैं, और उस वक़्त बिला वजह ले लें तो बाद में फिर आपके लिए मसाइल पैदा हों, तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है। ओवरऑल साल आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, मुस्बत साल है। इसको ग्रोथ एक्सपेंशन की इसकी एनर्जी को यूज़ करें और आगे बढ़ें, पॉजिटिव वाइब के साथ आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी। जहाँ पे जो कमी है ज़ायचे के लिहाज से, मसलन हेल्थ के लिहाज से आपको फ़ोकस रहने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिहाज से रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, कस्टमाइज़्ड रेमेडीज़ करें। कस्टमाइज़्ड रेमेडीज़ वो होती हैं जो आपके पर्सनल ज़ायचे से निकलती हैं। क्योंकि जनरल रेमेडी तो मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, लेकिन पर्सनल ज़ायचे से और जो आपकी पर्सनल कस्टमाइज़्ड रेमेडीज़ में पर्सनल स्टोन, आपके पर्सनल तलिस्मात और दूसरी चीज़ें और सदक़ात, वज़ाइफ सारी चीज़ें निकलती हैं जो कि मोर इफ़ेक्टिव होती हैं, जो आपके पर्सनल ज़ायचे से। वो उसको यूज़ करें, उसको बनवाएँ ज़ायचे को, या किसी से भी बनवा लें जिस पे आप मुतमिन रखते हैं, अपना इत्मीनान है उस एस्ट्रोलॉजर पे, तो उससे आप राब्ता करके करवा सकते हैं। लेकिन करवाएँ ज़रूर, पैदाइशी ज़ायचे का एनालिसिस भी और ट्रांज़िट के ज़ायचे का भी पर्सनल ज़ायचा बनवाएँ, ताकि समझ आ सके कि ज़िंदगी की आप कहाँ पे रुके, रुकावट क्या आ रही है और आपका रियल स्टार कौन-सा है। लेकिन अक्सर लोगों को तो यही कॉन्फ्लिक्ट है कि जो असेंडेंट वाइज़ कौन-सा है, मून साइन के लिहाज से क्या है, तो ज़ायचे से ये इवैल्यूएशन हो जाती है कि कौन से आपके असल स्टार्स कौन से हैं, आपका बर्थ चार्ट के लिहाज से चार्ट जो है ज़ायचा क्या बता रहा है, आपका असल स्टार कौन-सा है, ज़ोडिक साइन कौन-सा है, उसको समझना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समझ लेंगे तो अगर इन चीज़ों को बनवाना चाहते हैं या राब्ता करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।